नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस न्यू वीडियो में एंड अभी जो है फर्स्ट हम लोग सेट 1 देखने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट मार्केटिंग वाले हैं, ठीक है? और जितने भी स्टूडेंट्स आगे जब सेमेस्टर 4 में जाओगे, आप लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में रहोगे, तो आपका जो ऑनर्स पेपर है अकाउंटिंग फाइनेंस वाले का, वो आपका बिज़नेस फाइनेंस ही रहने वाला है। तो वहाँ पर भी आपको क्या करेगा यहाँ जो एमसीक्यू है ये काम करेगा, ठीक है? बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बिज़नेस फाइनेंस हो, आप देख सकते हो इस वीडियो को। चलो लेट्स बिगिन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। उम्मीद करते हैं आपका ये जो सीरीज़ है बहुत बढ़िया लगे। व्यवसाय की वित्त में शामिल होता है जो देखो बिज़नेस का जो फाइनेंस होता है उसमें क्या शामिल होता है? निधियों की प्राप्ति एवं निधियों का प्रयोग, निधियों का प्रबंधन, आवंटन और बीमा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा निधियों की प्राप्ति एवं निधियों का प्रयोग। वित्त कार्य है, वित्त क्या कार्य है क्या? फर्म की वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण, न्यूनतम संभव लागत, उपरोक्त स्रोतों से आवश्यक वित्त प्राप्त करना, विभिन्न संपत्तियों में वित्त का आवंटन यानी कि उपरोक्त सभी सारा जो है हमारा क्या है, ये आपका वित्त कार्य है यानी फाइनेंस फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है ये किनके द्वारा दिया गया है वो बताना है। वित्त धन प्राप्त करने तथा व्यय करने की कला एवं विज्ञान का नाम है। ये जो परिभाषा दी है या स्टेटमेंट जो बोलो आप, इसको कौन दिए हैं? तो हेस्टिंग साहब ने दिया है ये फॉर्मूला, सॉरी स्टेटमेंट, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? हेस्टिंग्स, ठीक है? आगे हमारा प्रबंधकीय दृष्टिकोण में अ, वित्त के पहलू है। कोषों की प्राप्ति, कोषों की राशनिंग, कोषों का व्यय और ये सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये सभी। बिकॉज़ जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण होते हैं उसमें फाइनेंस की जो पहलू है ये सारे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑल ऑफ दीज़ में टिक करेंगे। वित्त का संबंध है, यहाँ पर फाइनेंस का जो रिलेशन है किससे है? मनी से, कोष से, फंड के खर्च से या मौद्रिक संसाधनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो वित्त का रिलेशन है वो मौद्रिक संसाधनों से है, ठीक है? मतलब सुनते-सुनते याद हो जाएगा ऐसा है। वित्तीय प्रबंध है, अब देखो वित्तीय प्रबंध है क्या? विज्ञान, कला दोनों दिया है, कला विज्ञान अलग-अलग दिया है या कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? कला होगा। राइट आंसर क्या होगा? कला। वित्त प्रबंध का आशय वित्त क्रियाओं पर नियोजन व नियंत्रण की क्रिया के लागू करने से होता है। ये जो स्टेटमेंट है किनके द्वारा है? तो हार्वर्ड एंड ऑप्टन, ठीक है? हार्वर्ड एम ऑप्टन। उसके बाद हमारा है वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने का वह क्षेत्र है जो उद्देश्यों एवं उपक्रम के लक्ष्यों में एकरूपता स्थापित करता है। यह जो स्टेटमेंट है किनके द्वारा दिया गया है? बेस्टन ब्रिघम, ठीक है? नेक्स्ट भी हमारा क्या है? एक स्टेटमेंट है वित्तीय प्रबंध व्यवसाय की वह संचालनात्मक क्रिया है जो कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो कथन है आपका वो क्या है? जीएस मैसी, क्या है? जीएस मैसी, जीएस मैसी जी के द्वारा दिया गया है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे वित्तीय प्रबंध के जो मुख्य कार्य होते हैं कौन से होते हैं। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा वित्तीय नियोजन, वित्तीय प्राप्त व्यवस्था, शुद्ध लाभ निविधान और उपरोक्त सभी। तो हमारा ये सारे क्या होंगे? ऑल ऑफ दीज, ये सारे हमारे क्या होते हैं? वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य होते हैं। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य है लाभ अधिकरण उद्देश्य, मूल्यधन अधिकरण उद्देश्य या ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये लाभ अधिकरण उद्देश्य और मूलधन अधिकरण उद्देश्य ये दोनों होंगे, ठीक है? तो ये दोनों हमारे क्या है? वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य हैं। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा की विशेषता है वर्णनात्मक यंत्र तंत्रिक कोषों की उपलब्धि पर अधिक ध्यान, निर्णयों में प्रासंगिक भूमिका एंड उपरोक्त सभी। राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है? आगे हम लोग देखेंगे वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा की विशेषता है, ठीक है? क्या है? निश्चयीकरण प्रक्रिया का समग्र बिंदु, निरंतर प्रशासनिक कार्य, केंद्रीय प्रकृति, समन्वय एवं नियंत्रण एंड उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि वित्तीय प्रबंध का बेहतर उद्देश्य है क्योंकि यह द्रव्य के समय मूल्य पर विचार करता है, भविष्य के नकद प्रवाह को उचित ब्याज दर पर कटौती कर जोखिम पर विचार करता है, यह लाभ में वृद्धि सिद्धांत की कमियों से मुक्त है। राइट आंसर हमारा जो होगा ये सभी होंगे। ये सभी क्या है? हमारे उद्देश्य हैं बेहतर। क्यों? ये सारे ऑफ बिकॉज में आएंगे। वित्तीय प्रबंध के अध्ययन की उपयोगिता है अंशधारियों के लिए, प्रबंधकों के लिए, वित्तीय संस्थानों के लिए या दलालों के लिए या सभी के लिए।
तो वित्तीय प्रबंध जो है हमारा फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, ये हमारे इसका अध्ययन करने का, स्टडी करने का उपयोगिता है कहाँ? सारे में, ठीक है। फॉर शेयर होल्डर, फॉर मैनेजर, फॉर वित्तीय संसाधन यानी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, दलालों के लिए, जो भी हमारे ब्रोकर्स होते हैं वो सब के लिए। निम्न वित्तीय प्रबंध का उत्तरदायित्व तो नहीं है: योजना, साधनों का आवंटन, प्लांट व मशीनरी की उपलब्धि, ऋण की प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो हमारा होगा सी, ठीक है। निम्न वित्तीय प्रबंधों का उत्तरदायित्व यहाँ रॉन्ग हो गया है, ठीक है। सी हमारा होगा। वित्त कार्य में शामिल है निवेश, वित्त पोषण एवं लाभांश निर्णय। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा निवेश, वित्त पोषण एवं लाभांश निर्णय, ठीक है। करों के पश्चात फर्म की आय को अधिकतम करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, लाभ का अधिकतमकरण। लाभ अधिकतमकरण को इस प्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्तार के लिए बाजार, आर्थिक कल्याण, कार्यशील पूंजी रणनीति, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है प्रति अंश अधिकतम नकदीकरण। तो राइट आंसर हमारा होगा डी। आगे हमारा है किसी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को अधिकतम बनाना है: जोखिम एवं अनिश्चितता में उचित संतुलन बनाए रखना, स्वामी का आर्थिक कल्याण, उधार लेने की आवश्यकताओं की योजना बनाना, नियंत्रण डेटा की व्याख्या। आंसर बी यानी स्वामी का आर्थिक कल्याण। वित्तीय प्रबंधक के प्रमुख निर्णय है निवेश निर्णय, वित्तीय निर्णय, तरलता निर्णय या उपरोक्त सभी। तो आप सामने देख सकते हो उपरोक्त सभी, ये सारे हमारे क्या होंगे? राइट आंसर होंगे, ठीक है। आगे हम अगर यूनिट 2 में आते हैं तो वित्तीय नियोजन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी दोनों के लिए, छोटे व्यवसाय के लिए भी और बड़े व्यवसाय के लिए भी। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन होते हैं हमारे 1 वर्ष से कम अवधि थे। हाँ, वित्तीय नियोजन का उद्देश्य व्यवसाय के लिए पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध कराना, पूंजी लागत का न्यूनतम रखना, पूंजी ढांचे में सरलता लाना। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑल। वित्तीय नियोजन प्रभावित होता है उपरोक्त सभी से: व्यवसाय की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बिजनेस से भी, जोखिम की मात्रा से भी, और संस्था की साख से भी। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है तो ऑप्शन हमारा सारा होगा। एक होगा सिंप्लिसिटी, मितव्ययता, जो भी हमारी झूठ फूसी रहती है, एंड लिक्विडिटी, तरलता। आगे हमारा है अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। अस्थायी पूंजी का स्रोत हमारा बैंक अधिविकर्ष नहीं है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है आपको, ऑप्शन नंबर होगा बी यानी भूमि पर्चेज के लिए, यानी कि जो लैंड होता है ना उसको खरीदते हैं उनके लिए हमारा अस्थायी पूंजी का क्या होता है? आवश्यकता होती है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है ऑप्शन नंबर डी प्रतिधारित आय, ठीक है। एक अस्थायी संपत्ति के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालिक दायित्व यानी लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज होती है वो पोषित किया जाना चाहिए। व्यावसायिक की चालू संपत्तियों का वित्त पोषण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यानी आंशिक रूप से लंबी और छोटी अवधि दोनों से। दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। लाभांश, समतांश यानी जो इक्विटी शेयर होती है, पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार, इसमें नाम में ही कुछ छुपा हुआ है। देखो एक है पूर्व, एक है अधिकार। आई नो बहुत सारे को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा है, बाकी डायलॉग नहीं मारना। पूर्व मतलब पहले अधिकार, मतलब सबसे पहले अधिकार उनको दिया जाती है शेयर प्रेफरेंस, यानी उनका नाम ही है प्रेफरेंस शेयर, इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद है डिविडेंड जिसको लाभांश बोलते हैं। उसके बाद है दीर्घकालीन ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है डिविडेंड हमारा क्या होता है? दीर्घकालिक कोष में सम्मिलित नहीं होता है, बाकी सारा हमारा दीर्घकालिक कोष में सम्मिलित है, ठीक है। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है ऑप्शन नंबर हमारा डी सारा होगा। फाइनेंस उद्देश्यों का यानी डिसीजन के लिए, नीतियों के लिए, पॉलिसी के लिए और कार्यविधियों के लिए। आगे हमारा है निम्न में से किसी चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। फर्नीचर को चालू संपत्तियों में नहीं रखा जाता है। कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है? तो कार्यशील पूंजी दैनिक व्यय की यानी जो भी डेली खर्चा है, कार्यशील पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसको इंग्लिश बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये सारे खर्च हमारे जो होते हैं आवश्यक, जो नॉर्मली दैनिक आय में दिन पे दिन जो खर्च होती है, बिजली बिल कुछ भी चीज़ लाना, वो सारे हमारे इसी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो
अति पूंजीकरण का अर्थ डैश मतलब एक फर्म डैश उसके दीर्घकालीन निधियों एवं उसकी पूंजी संरचना की संरचना को दर्शाता है, उसकी पूंजीकरण को दर्शाता है। अति पूंजीकरण का अर्थ डैश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पूंजी की अधिकता। अल्प पूंजीकरण के मामले में क्या होती है, अल्प मतलब कम, तो इसमें हमारा क्या होगा, राइट आंसर कम ही, सीधा देख लेना। अति पूंजीकरण के मामले में डैश सबसे अधिक होता है, अति पूंजी, अति मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब सॉरी पूछ कुछ और रहा है, अधिक। अति पूंजीकरण के मामले में डैश सबसे अधिक प्रभावित होता है, फैक्टर मतलब अफेक्ट कौन होता है, तो अंशधारक शेयर होल्डर जो होते हैं सबसे अधिक प्रभावित वर्ग है। अब है डैश का तात्पर्य किसी फर्म के पूंजीकरण से है, यानी ऑप्शन नंबर बी पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल्प पूंजीकरण के कारणों में शामिल है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आय के अनुमान के अंतर्गत, उपस्थिति के दौरान पदोन्नति, रूढ़िवादी लाभांश नीति। अब यहाँ पर अति पूंजीकरण के कारण है, कौन है कारण, अधिक पूंजी निर्गमन, अधिक परिवर्तन व्यय और पूंजी का अभाव, ये सारे हमारे क्या उपरोक्त सभी, ठीक। अल्प पूंजीकरण के कारण है सारे मंदी काल में कंपनी का परिवर्तन, आय का कम। अब नॉर्मली समझो कि अल्प मतलब होता है कम, कम पूंजी कैसे, पूरी पूंजी कारण कैसे, क्या कारण हो सकता है, कॉज क्या हो सकता है, या तो हमारा जो भी आय है वो कम आएगा, मंदी काल चलेगा, या जो पूंजी एकत्रित करनी है, मान लो अगर हम बड़ा बिजनेस करते हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ज़्यादा पूंजी अगर लगाते हैं, यहाँ अल्प पूंजीकरण के बात पूछ रहा है, तो हमारे पास पैसा पूंजी भी ज़्यादा होनी चाहिए, पैसे भी ज़्यादा होने चाहिए, बट यहाँ पर अल्प पूंजीकरण के कारण है तो कम पूंजी होगा, तो हम अल्प पूंजीकरण के कारण ये हो सकते हैं, तो उपरोक्त सभी। अल्प पूंजीकरण के उपाय है बोनस अंशों का निर्गमन, नए अंशों का निर्गमन और अंशों का विभाजन, सारे हमारे होंगे, ये सारे क्या है अल्प पूंजी के उपाय है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, यह इम्पोर्टेंट है, वाटर स्टॉक के कारण होता है, तो अति पूंजीकरण के कारण, ठीक है, बीवीआई है। आगे हमारा व्यवसाय वित्त का स्वभाव क्या है, तो व्यवसाय वित्त का स्वभाव क्या है, अस्थायी है। व्यवसाय वित्त का कौन सा पहलू इसके दायरे में आता है, विपणन रणनीति, उत्पादन प्रक्रिया है, वित्तीय योजना, ग्राहक सेवा, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी वित्तीय योजना। व्यवसाय वित्त का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाजार अनुसंधान, उत्पादक विकास, वित्तीय संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन या वित्तीय वितरण चैनल, ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी वित्तीय संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन। व्यवसाय वित्त के अंतर्गत कौन सी कार्य नहीं आता है, तो हमारा राइट आंसर होगा कर्मचारी भर्ती करना, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस के अंदर ये कार्य नहीं आता है। बाकी वित्तीय निर्णय लेना, फाइनेंसिंग डिसीजन जो भी लेते हैं, निवेश कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसका मूल्यांकन, और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसका निर्धारण कैसे करना है, वो सारी इस बातों में आते हैं। व्यवसाय वित्त के दायरे में किसका प्रबंधन शामिल है, मानव संसाधन, वित्तीय जोखिम, ब्रांडिंग एंड ग्राहक संतुष्टि। वित्तीय जोखिम यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल जोखिम है वो, यानी कि जो हमारा बिजनेस फाइनेंस होता है उसके दायरे में किसका प्रबंधन शामिल है, तो वित्तीय जोखिम का, ठीक है। व्यवसाय में वित्तीय कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अधिकतम करना, ठीक है। जो हमारा बिजनेस होगा उसमें फाइनेंसिंग जो कार्य होगी, फंक्शन होंगे, उसका मुख्य उद्देश्य हमारा लाभ कमाना ही होता है। वित्तीय कार्य का कौन सा पहलू जो है व्यवसाय में शामिल होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी बजट वह तैयार करना। वित्तीय कार्य के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आती है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वित्तीय विश्लेषण, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पे यूनिट यूनिट से हटा करके लाया है, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है हिंदी वाले, मेनली मैं हिंदी में अपलोड नहीं करता हूँ, बट जो बच्चे हैं वो बोलते हैं हिंदी में अपलोड करने के लिए, तो बिजनेस फाइनेंस का जब भी हिंदी वाला मीडियम आ गया था तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरे पास इंग्लिश पीडीएफ और जो भी हिंदी अवेलेबल होती है टेलीग्राम पर आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट।
निधियों की योजना में पूंजी संरचना का महत्व क्या है? उत्पादन में वृद्धि, वित्तीय स्थिरता, विपणन में सुधार या ग्राहक संतुष्टि? ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, यानी वित्तीय स्थिरता। दीर्घकालिक निधि योजना का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, यानी पूंजी बजटिंग। वित्तीय योजना में शामिल कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? बजटिंग, विपणन, मानव संसाधन या उत्पादन? तो बजटिंग, ठीक है। ठीक है, पूंजीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, करंट एसेट, ये सब टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंट है, देख लेना। पूंजीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है व्यवसाय में क्या? निवेशित कुल पूंजी। पूंजीकरण का कौन सा घटक है, कौन सा फैक्टर है? ऑप्शन नंबर होगा सी, इक्विटी शेयर और ऋण। ओवर कैपिटलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? कम आय के मुकाबले अधिक पूंजी, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब पूंजी की कमी, ठीक। आगे देखो, पूंजीकरण के निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, औसत आय, एवरेज जो इनकम होती है। पूंजीकरण का कौन सा प्रकार सबसे सामान्य है? तो प्रचलित आय पूंजीकरण, ठीक है। तो ये सारे जो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बता दिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड जो भी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सपोर्ट करो।